नमस्कार। और आंकड़ों की दुनिया में आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गुणात्मक डेटा यानी क्वालिटेटिव डेटा पर बात करेंगे। हाँ, मतलब वो जानकारी जो गिनती पर आधारित हो, विशेषताओं पर। हमारे पास हैं कुछ दस्तावेज बायोस्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए, और हमारा मकसद है इन्हें सरल भाषा में समझना। जैसे अनुपात क्या है, प्रतिशत, रेशो, और सबसे ज़रूरी ये कैसे पता करें कि दो ग्रुप्स के नतीजों में जो अंतर दिख रहा है वो वाकई में है या बस चांस की बात है। तो ये चर्चा उन सब के लिए है जो आंकड़ों के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं बिना ज़्यादा गणित में उलझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गुणात्मक डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में है क्या? जरूर। देखिए, गुणात्मक डेटा जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मात्राओं मतलब क्वांटिटीज पर फोकस नहीं करता। ये गुणों या विशेषताओं एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होता है। मतलब हम यहाँ चीजें गिनते हैं, मापते नहीं हैं। गिनते हैं, मापते नहीं। जैसे? हाँ, जैसे किसी ग्रुप में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, या मान लीजिए किसी बीमारी के बाद कितने लोग ठीक हो गए और कितने नहीं हुए, या फिर कितने लोगों ने वैक्सीन ली, कितनों ने नहीं। इन सब में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ गिनती, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, ओके। तो हम डेटा को श्रेणियों में बांट रहे हैं, हाँ बनाम नहीं, पुरुष बनाम महिला, इस तरह से। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि इस गिनती वाली जानकारी को, मतलब इस क्वालिटेटिव डेटा को, हम दिखाते कैसे हैं? क्या तरीके हैं इसे प्रेजेंट करने के? हाँ, इसके लिए मुख्य तौर पर 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है अनुपात, जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरा है रेशो यानी रेशो। और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। अनुपात, रेशियो, प्रतिशत, ठीक है। थोड़ा समझाएंगे इन्हें। अनुपात क्या है? अनुपात, जिसे हम अक्सर पी अक्षर से दिखाते हैं, वो किसी ग्रुप के टोटल में से एक खास हिस्से का क्या संबंध है ये बताता है। जैसे मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का अनुपात हुआ 10/40। 10/40 यानी 1/4। हाँ, 1/4। या दशमलव में कहें तो 0.25। ये बता रहा है कि कुल स्टूडेंट्स का कितना हिस्सा लड़कियां हैं। ठीक है, ये हुआ अनुपात। और रेशियो, वो अलग कैसे है? रेशियो जो है वो 2 अलग अलग ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के बीच का रिलेशन दिखाता है। उसी उदाहरण को लें, 10 लड़कियां हैं और 30 लड़के, तो लड़कियों का लड़कों से रेशियो होगा 10/30। 10/30 मतलब 1/3। बिल्कुल, 1/3। यहां हम टोटल से तुलना नहीं कर रहे, हम एक सब ग्रुप की तुलना दूसरे सब ग्रुप से कर रहे हैं। समझ गई। अनुपात टोटल से, रेशियो एक हिस्से का दूसरे हिस्से से, और प्रतिशत तो आसान है। हाँ, प्रतिशत तो बस अनुपात को 100 से गुणा कर दीजिए, तो वो जो 0.25 अनुपात था लड़कियों का, वो 25% हो गया। क्लास में 25% लड़कियां हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल साफ है। अच्छा, इन दस्तावेजों में मैंने एक और चीज देखी, पी के साथ अक्सर क्यू भी लिखा होता है। ये पी और क्यू क्या है, और ये हमेशा साथ क्यों दिखते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पर कन्वेंशन ये है कि P उस गुण या नतीजे की संभावना को दिखाता है जिसमें हमारी दिलचस्पी है, जैसे सक्सेस रेट या इन्फेक्शन रेट या कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, मतलब पॉजिटिव केस या जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हाँ, कह सकते हैं। और Q जो है वो ठीक उसकी उल्टी या वैकल्पिक स्थिति की संभावना दिखाता है, जैसे फेलियर रेट या इन्फेक्शन नहीं होना या वैक्सीन ना लेना। ओके, तो पी और क्यू मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो विशेषता है या नहीं है, तो इन दोनों की संभावनाओं का जोड़ हमेशा 1 होता है, अगर हम अनुपात में बात कर रहे हैं। और प्रतिशत में 100%। उल्टू 100p। अगर 25% लड़कियां हैं, p = 25%, तो q यानी लड़के 75% होंगे, q = 75। p और q साथ मिलकर 100% या 1 बनाते हैं। ठीक है, तो P और Q हमें किसी एक सैंपल के अंदर दो विपरीत गुणों का फैलाव बता देते हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हमने एक सैंपल लिया 100 लोगों का, उसमें हमें मिला कि 25% लोगों का ब्लड ग्रुप B है, तो P हुआ 25%। अब हम इस 25% पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या ये पूरी आबादी का सही नंबर है, या हो सकता है अगर हम कल फिर 100 लोगों का दूसरा सैंपल लें तो नतीजा 35% आ जाए? ये जो उतार चढ़ाव है, ये क्यों होता है? हाँ, यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, जिसे हम शॉर्ट में SP कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, SP, ओके। हाँ, SP असल में इसी उतार चढ़ाव या कह लीजिए अनिश्चितता का एक माप है। ये वो वेरिएशन है जो सिर्फ चांस की वजह से आता है।
क्योंकि हम पूरी आबादी को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक छोटे हिस्से मतलब सैंपल को देख रहे हैं। चांस की वजह से, मतलब किस्मत से। एक तरह से, हाँ। सोचिए, एक बड़े बर्तन में बहुत सारे लाल और नीले कंचे मिले हुए हैं। आप आंख बंद करके एक मुट्ठी निकालते हैं। क्या हर बार लाल और नीले का अनुपात बिल्कुल वही आएगा जो पूरे बर्तन में है? नहीं, शायद नहीं, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है हर बार। बिल्कुल। सैप हमें यही बताता है कि हमारा सैंपल का अनुपात P संयोग से आबादी के असली अनुपात, जिसे हम एक कैपिटल P से दिखाते हैं, से औसतन कितना अलग हो सकता है। अच्छा, तो सैप एक तरह से हमारे सैंपल के नतीजे में संयोग वाली गड़बड़ी या एरर मार्जिन का अंदाजा देता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे लोगों की औसत ऊंचाई होती है, लेकिन हर कोई ठीक उतना लंबा नहीं होता, कोई कम कोई ज्यादा। वैसे ही अगर हम एक ही आबादी से बार बार सैंपल लें तो हर सैंपल का अनुपात P भी आबादी के असली अनुपात P के आसपास ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ होगा। ज्यादातर सैंपल P के करीब होंगे, कुछ थोड़े दूर, और बहुत कम सैंपल बहुत ज्यादा दूर होंगे। ये जो फैलाव है, सैप उसी फैलाव का एक स्टैंडर्ड माप है। ठीक है, तो अगर SSEP हमें इस संयोग के दायरे का माप दे रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमें सैंपल का P पता है, तो क्या हम आबादी के P का अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर कॉन्फिडेंस लिमिट्स का रोल आता है। SEP का इस्तेमाल करके हम अपने सैंपल अनुपात P के चारों ओर एक संभावित सीमा या दायरा बना सकते हैं। इस दायरे के अंदर हमें काफी हद तक भरोसा होता है कि पूरी आबादी का असली अनुपात P मौजूद है। भरोसे का दायरा, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, या ये कैसे तय करते हैं? सबसे आम है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा दायरा बनाते हैं, आमतौर पर यह होता है सैंपल अनुपात P प्लस लगभग 2 गुना SEP, कि हम 95% निश्चित हो सकें कि आबादी का असली अनुपात P इसी दायरे के अंदर कहीं है। P + 2 SEP, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई नतीजा इस दायरे से बाहर आ जाए? अगर कोई नतीजा या मान लीजिए कोई पहले से ज्ञात आबादी का अनुपात हमारे सैंपल के इस 95% दायरे से बाहर बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि ये अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। हाँ, मतलब ये शायद सिर्फ संयोग नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि ऐसा अंतर सिर्फ चांद से होने की संभावना बहुत कम है, 5% से भी कम। तो शायद कोई असली वजह है उस अंतर के पीछे। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज लगती है। तो ये SEP निकालते कैसे हैं? क्या कोई फॉर्मूला है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, फॉर्मूला काफी सीधा है। अगर हमें सैंपल का साइज पता है, मतलब N, और सैंपल का अनुपात P पता है। फॉर्मूला है SEP बराबर √ P × Q / N। √P × Q / N। यहाँ P और Q प्रतिशत में है। हाँ, यहाँ P और Q प्रतिशत में इस्तेमाल करते हैं, और Q = 100 - P, और N है सैंपल में कितने लोग या आइटम्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली है, N नीचे है डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि सैंपल साइज N जितना बड़ा होगा, SEP उतना ही छोटा होगा। यानी बड़े सैंपल से जो नतीजा मिलेगा उसमें संयोग वाला उतार चढ़ाव कम होगा, उस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बड़े सैंपल्स ज्यादा स्थिर नतीजे देते हैं। जैसे एक उदाहरण था दस्तावेज में, मान लीजिए 100 टाइफाइड के मरीजों में डेथ रेट 25% पाया गया, P = 25, तो Q हुआ 100 - 25 = 75। अब SEP निकालते हैं। SEP = √25 × 75/100 = √18.75। √18.75, ये लगभग कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, तो 4 और 5 के बीच में। हाँ, ये करीब 4.3% आता है। तो इस केस में SEP हुआ 4.3%। ये 4.3% हमें उस 25% वाले नतीजे में जो अनिश्चितता है, उसका माप दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें SEP निकालना आ गया और कॉन्फिडेंस लिमिट्स का आइडिया भी लग गया। ये सब असल में कहाँ-कहाँ काम आते हैं? इनके प्रैक्टिकल यूज क्या है? देखिए, इनके कई जरूरी उपयोग हैं, खासकर मेडिकल रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक्स में। पहला तो यही जो हमने बात की, सैंपल के नतीजे P के आधार पर पूरी आबादी के असली अनुपात P का एक भरोसेमंद दायरा यानी कॉन्फिडेंस लिमिट्स पता करना। हाँ, ये तो है। और दूसरा, ये जांचना कि क्या हमारा जो सैंपल है
वो किसी ऐसी जानी पहचानी आबादी से लिया गया है जिसका अनुपात P हमें पहले से पता हो। अच्छा, मतलब तुलना करना। हाँ, तीसरा, और ये बहुत कॉमन है, दो अलग-अलग सैंपलों के नतीजों की तुलना करना। जैसे, क्या ग्रुप ए में दवा का असर ग्रुप बी से बेहतर है? क्या दोनों की P में जो अंतर दिख रहा है वो असली है? इस पे हम आगे बात करेंगे। ओके, दो ग्रुप्स की तुलना। और चौथा, स्टडी डिजाइन करने में, मतलब कोई रिसर्च शुरू करने से पहले ये अंदाजा लगाना कि हमें कितने लोगों का सैंपल N लेना पड़ेगा ताकि हम सार्थक नतीजे पा सकें। वाह, ये तो काफी वाइड रेंज एप्लीकेशंस की। क्या आप वो दूसरे वाले पॉइंट का कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब सैंपल की तुलना किसी ज्ञात आबादी से करना? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हमें पता है कि आमतौर पर भारतीय जनसंख्या में ब्लड ग्रुप बी का अनुपात यानी P लगभग 30% है। ओके, P इक्वल्स टू 30%। अब हमने मान लीजिए दिल्ली में 100 लोगों का एक सैंपल लिया, N = 100, और उसमें हमें ब्लड ग्रुप बी मिला सिर्फ 25% लोगों में। P = 25%। हाँ 30% की जगह 25% मिला। हाँ। अब सवाल ये है, क्या ये 5% का फर्क महत्वपूर्ण है? क्या हम कह सकते हैं कि दिल्ली का ये सैंपल सामान्य भारतीय आबादी से अलग है, या ये फर्क सिर्फ चांस की बात हो सकती है? अच्छा सवाल है, इसे कैसे जांचेंगे? हम पहले सैंपल का SEP निकालेंगे। P = 25, Q = 75, N = 100। हमने अभी देखा था कि इसके लिए SCP लगभग 4.3% आता है। हाँ, 4.3%। अब हम सैंपल की 95% कॉन्फिडेंस लिमिट बनाते हैं। वो क्या थी? P+2 SEP। यानी 25% प्लस 2 इंटू 4.3%। ये हुआ 25% प्लस 8.6%। सही। तो ये दायरा क्या बना? 25, 8, 6 कितना हुआ? 16.4%। और 25 प्लस 8.6 हुआ 33.6%। हाँ, तो हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है 16.4% से 33.6%। ओके, 16.4% से 33.6%। अब हम देखते हैं कि जो ज्ञात आबादी का अनुपात था 30%, क्या वो इस दायरे के अंदर आता है? 30%, हाँ, 16.4 और 33.6 के बीच में ही है। बिल्कुल। तो क्योंकि आबादी का मान 30% हमारे सैंपल के 95% कॉन्फिडेंस दायरे के अंदर आ रहा है, हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच का जो अंतर 5% है, वो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इट्स स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, मतलब ये अंतर सिर्फ संयोग हो सकता है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सैंपल उस आबादी से अलग है। सही। हो सकता है कि अगर हम बड़ा सैंपल लेते या कोई और सैंपल लेते तो नतीजा 30% के और करीब आता। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और अगर अंतर महत्वपूर्ण होता तो क्या होता? मतलब अगर आबादी का मान दायरे से बाहर होता। हाँ, जैसे वो टाइफॉइड में कब्ज वाला उदाहरण था दस्तावेज में। पुरानी धारणा थी कि 60% मामलों में कब्ज होता है। P = 60%। एक नई स्टडी हुई 500 मरीजों पर, N = 500। उसमें सिर्फ 30% में कब्ज मिला। P = 30%। 60% की जगह सिर्फ 30%। ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, यहां हमने P = 30, Q = 70 और N = 500 के लिए SEP निकाला, वाया लगभग 2.05%। ओके, SCP काफी छोटा है यहाँ, क्योंकि N बड़ा है, 500। बिल्कुल। अब अगर हम इसकी मान लीजिए 99% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालें, जो 95% से भी ज्यादा सख्त होती है, ये P+3 SEP होती है। P+3 SCP, तो 30% प्लस 3 2.05%, यानी 30% प्लस 6.15%। हाँ, तो ये दायरा बना 23.85% से 36.15%। 33.85% से 36.15%। अब पुरानी धारणा थी 60% की। वो 60% इस दायरे से कहाँ है? बहुत बाहर है। हाँ, बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ हमारा निष्कर्ष होगा कि ये जो अंतर है 30% वर्सेस 60%, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हाईली सिग्निफिकेंट। पुरानी 60% वाली बात शायद अब सही नहीं रही। समझ गए। तो SCP हमें एक अकेले सैंपल को समझने में या उसकी तुलना किसी ज्ञात नंबर से करने में मदद करता है। लेकिन आपने एक तीसरा उपयोग भी बताया था, दो अलग-अलग सैंपलों की तुलना करना। जैसे एक स्कूल में टॉन्सिल ऑपरेशन की दर दूसरे स्कूल से क्या वाकई अलग है? या मान लीजिए एक नई दवा का असर पुरानी दवा से बेहतर है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं? हाँ, ये रिसर्च में बहुत ही कॉमन सवाल होता है।
इसके लिए हम एक मिलती जुलती चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, ऐसी P1 P2। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, ओके। हाँ, यहां लॉजिक ये है, हम दो सैंपल लेते हैं, मान लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उनके अपने अपने अनुपात निकालते हैं, P1 और P2। फिर हम उनके बीच का अंतर देखते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू P1 P2। ठीक है, अंतर निकाल लिया। अब हम पूछते हैं, क्या ये अंतर इतना बड़ा है कि इसे महज संयोग न माना जाए? इसके लिए हम इस अंतर का स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, ऐसी P1 P2। ये ऐसी P1 P2 हमें बताता है कि अगर दोनों ग्रुप्स में असल में कोई फर्क नहीं होता, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 होता, तो भी सिर्फ चांस की वजह से उनके सैंपल अनुपातों P1 और P2 में औसतन कितना अंतर देखने को मिल सकता था। अच्छा, तो ये अंतर के लिए एक तरह का बेसलाइन वेरिएशन बताता है। हाँ, अब हम अपने देखे गए अंतर P1 P2 की तुलना इस बेसलाइन वेरिएशन ऐसी P1 P2 से करते हैं। तुलना कैसे करते हैं? हम एक Z टेस्ट करते हैं। हम देखे गए अंतर को उसके स्टैंडर्ड एरर से भाग देते हैं। Z इज इक्वल टू P1 P2 ऐसी P1 P2। ये जो Z स्कोर आता है, ये हमें बताता है कि हमारा देखा गया अंतर संयोग से होने वाले औसत अंतर से कितने गुना बड़ा या छोटा है। Z स्कोर, ओके। फिर इस Z स्कोर का क्या करते हैं? इसके लिए एक सीधा सा नियम है जो उन कॉन्फिडेंस लिमिट से ही जुड़ा है। अगर Z का मान लगभग 2 या ज्यादा सटीक कहें तो 1.96 से ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि अंतर 95% लेवल पर सार्थक सिग्निफिकेंट है। मतलब ऐसा अंतर सिर्फ चांस से होने की संभावना 5% से कम है, तो शायद असली फर्क है। हाँ, और अगर Z का मान लगभग 3 या ज्यादा सटीक 2.58 से भी ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि अंतर अत्यधिक सार्थक हाईली सिग्निफिकेंट है। हाईली सिग्निफिकेंट मतलब अब हम काफी श्योर हैं कि ये अंतर असली है। हाँ, क्योंकि ऐसा नतीजा सिर्फ चांस से आने की संभावना 1% से भी कम होती है। और अगर Z स्कोर 2 से कम हो तो? अगर Z 1.96 मोटे तौर पर तो हम कहते हैं कि अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। मतलब ये अंतर इतना बड़ा नहीं है कि हम संयोग की संभावना को खारिज कर सकें। हो सकता है ये सिर्फ चांस वेरिएशन हो। समझ गई। तो Z स्कोर को 2 और 3 से कंपेयर करना है। क्या वो SE P1 P2 निकालना मुश्किल है? उसका भी फॉर्मूला है। उसमें दोनों सैंपल के साइज N1 N2 और दोनों को मिला के एक पूल्ड या कंबाइंड अनुपात P इस्तेमाल होता है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट Z स्कोर और उसका 2 या 3 से कंपैरिजन ही है। क्या आप इसका भी कोई उदाहरण दे सकते हैं? वो स्कूल वाला केस मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था। हाँ, वो टॉन्सिल वाला। स्कूल A में 50 बच्चों N1 इज इक्वल टू 50 में से 23 का ऑपरेशन हुआ था, P1 इज इक्वल टू 46%। स्कूल B में 350 बच्चों N2 इज इक्वल टू 350 में से 77 का, P2 इज इक्वल टू 22%। अंतर काफी बड़ा दिख रहा है, 46% और 22%, मतलब 24% का फर्क। हाँ, अंतर है 24%। अब हमने इसके लिए ऐसी P1 P2 कैलकुलेट किया जिसमें N1 इज इक्वल टू 50 और N2 इज इक्वल टू 350, दोनों का असर शामिल है। वो वैल्यू आई थी करीब 6.55%। ओके, ऐसी अंतर इज इक्वल टू 6.55%। अब Z स्कोर निकालिए। Z बराबर अंतर SE अंतर बराबर 24.655। 24 को 6.55 से भाग दे, ये तो 3 से ज्यादा आएगा। 6 तिया 18, 6 चौका 24, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बिल्कुल, ये Z आता है लगभग 3.66। 3.66, ये तो 3 से भी काफी बड़ा है। हाँ, तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? कि ये अंतर हाईली सिग्निफिकेंट है, अत्यधिक सार्थक। मतलब स्कूल A में टॉन्सिल ऑपरेशन की दर स्कूल B से वाकई में बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। एकदम सही। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या वहां डॉक्टर्स अलग हैं, या पेरेंट्स ज्यादा जागरूक हैं, या पानी में कुछ है? ये आंकड़े हमें बताते हैं कि यहाँ कुछ है जिसकी और जांच होनी चाहिए। वाह, तो ये Z टेस्ट बड़ा पावरफुल टूल है ये जानने के लिए कि दो ग्रुप्स के बीच का अंतर असली है या नहीं। लेकिन क्या हमेशा नतीजा इतना साफ होता है, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट? क्या बीच की स्थिति नहीं होती? हाँ, होती है। जैसे एक और उदाहरण था दस्तावेज में काली खांसी का। स्कूल A में 50 बच्चों में 25 को हुई, यानी 50%। स्कूल B में 350 में से 215 को, यानी 61.4%। यहां भी अंतर दिख रहा है, B में ज्यादा है 61.4% वर्सेस 50%। अंतर हुआ 11.4% का। हाँ, अंतर 11.4% है। लेकिन जब इसके लिए ऐसी
P1 माइनस P2 निकाला गया और फिर Z स्कोर कैलकुलेट किया गया तो Z आया सिर्फ 1.54। 1.54, ये तो 1.96 यानी 2 से कम है। बिल्कुल। तो यह निष्कर्ष क्या होगा? कि ये अंतर सार्थक नहीं है। इनसिग्निफिकेंट। हाँ। हालांकि स्कूल बी में परसेंटेज ज्यादा दिख रहा था, लेकिन सैंपल साइज, खासकर स्कूल ए का छोटा साइज और चांस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए ये 11.4% का अंतर इतना बड़ा नहीं है कि हम पक्के तौर पर कह सकें कि ये असली है। हो सकता है ये सिर्फ संयोग हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिखने वाला हर फर्क असली फर्क नहीं होता। अच्छा, एक सवाल और, ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, क्या इनमें गलती की कोई गुंजाइश होती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत जरूरी बात है याद रखने की। ये जो सार्थकता परीक्षण है, ये हमें कोई गणितीय सबूत नहीं देते। ये सिर्फ संभावना, प्रोबेबिलिटी का आकलन करते हैं। और इसमें 2 तरह की गलतियां हमेशा संभव हैं। एक होती है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर। हाँ, इसका मतलब है कि हम एक अंतर को सार्थक, सिग्निफिकेंट घोषित कर देते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ संयोग ही था। मतलब हमने चांस को असली फर्क समझ लिया, जैसे एक बेगुनाह को सजा दे देना। ओहो। और दूसरी है टाइप 2 एरर। यहां हम एक अंतर को असार्थक, इनसिग्निफिकेंट कह देते हैं, यानी संयोग मान लेते हैं, जबकि असल में दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क था, जैसे एक गुनहगार को छोड़ देना। अच्छा, मतलब हम असली अंतर को पकड़ नहीं पाए। शायद हमारा सैंपल छोटा था या अंतर ही कम था। तब पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए और दूसरे सबूतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये गणितीय तरीके बहुत मददगार हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने में समझदारी और पूरे संदर्भ को देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने गुणात्मक डेटा को समझने की एक अहम यात्रा की। हमने देखा कि इसे अनुपात, प्रतिशत, रेशियो में कैसे दिखाते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड एरर के कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे ये सैंपल के नतीजों में चांस के रोल को मापता है। हमने कॉन्फिडेंस लिमिट्स के बारे में जाना, जिनसे हम पूरी आबादी का अनुमान लगा सकते हैं। और आखिर में हमने Z टेस्ट देखा, जिससे 2 ग्रुप्स के बीच के अंतर की सार्थकता को परखा जा सकता है। ये तकनीकें बायोस्टैटिस्टिक्स और मेडिकल रिसर्च में ट्रेंड्स और असर को समझने के लिए वाकई बहुत उपयोगी है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी बात जो सोचने लायक है, वो ये कि जब हम किसी नतीजे को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाते हैं, तो क्या वो हमेशा व्यावहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वर्सेस प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट। क्या मतलब? मतलब देखिए, कभी-कभी क्या होता है, खासकर जब सैंपल साइज बहुत ही बड़ा हो, n लाखों में हो, तो 2 ग्रुप्स के बीच का बहुत ही छोटा सा फर्क, जो शायद असल जिंदगी में कोई मायने ना रखता हो, वो भी गणितीय रूप से हाईली सिग्निफिकेंट निकल आता है। मान लीजिए कोई नई दवा मृत्यु दर को 20% से घटाकर सिर्फ 19.9% कर पाती है। अब अगर ये लाखों मरीजों के डेटा पर आधारित है, तो ये 0.1% का फर्क भी Z टेस्ट में हाईली सिग्निफिकेंट दिख सकता है। हाँ, क्योंकि n बहुत बड़ा है तो S ही बहुत छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 0.1% का सुधार व्यवहारिक रूप से इतना मायने रखता है कि हम पुरानी दवा को छोड़कर नई महंगी दवा अपना लें? शायद नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आंकड़ों की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उस अंतर के व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और उसके पीछे के पूरे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझना भी उतना ही जरूरी है। आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, पूरी कहानी नहीं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया आपने। सिर्फ नंबरों के पीछे भागना काफी नहीं, उनके असली दुनिया के मायने समझना सबसे जरूरी है। उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को आंकड़ों को देखने और समझने का एक नया और गहरा नजरिया मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।